हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए मानव श्वसन तंत्र से संबंधित सेशन होगा जिसके अंदर वही का वही 10 प्रश्न होंगे और आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और लास्ट में आपको कमेंट करना है या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताना है कि आपके कितने से हुए। आज का पेपर बहुत सिंपल पेपर है। साथ साथ में आज के पेपर के अंदर क्वालिटी और आवाज़ के अंदर कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने आज आपके लिए कम से कम 4-5 घंटे मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लाओ। आज कल आपने लगभग 15-20 बच्चों को लाइव लाया था, आज लाइव की संख्या बढ़ाओ। सभी अपनी क्लास के बच्चे लाइव होने चाहिए और इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। लॉकडाउन के अंदर कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव श्वसन कैसी प्रक्रिया है। जो मानव श्वसन होता है वो कैसी प्रक्रिया है, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसी प्रक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। दो प्रकार का श्वसन होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि बाहर से आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, ठीक है, और फेफड़ों के अंदर वो ऑक्सीजन जाएगी और फेफड़ों के द्वारा कुपिकाओं में जाएगी और कुपिकाओं के अंदर से CO2 बाहर निकलेगी, यानी कि O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपके फेफड़े होंगे वो एक बार नीचे जाएंगे एक बार ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक बार अंतर श्वसन होगा और एक बार उच्च श्वसन होगा। एक बार अंदर ली जाएगी ऑक्सीजन, एक बार CO2 को निकाली जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो श्वसन है वो दो प्रकार का, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य जो श्वसन है वो एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके अंदर आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो और CO2 को छोड़ते हो। लेकिन जो आपका आंतरिक श्वसन होता है, जो आपके अंदर ऑक्सीजन गई है वो फेफड़ों के द्वारा रक्त में जाएगी और रक्त में जो आपका भोजन उपस्थित है उस भोजन का जो ग्लूकोज है उसका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा। ग्लूकोज जैसे टूटेगा तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलेगा और ग्लाइकोलाइसिस चक्र जैसे ही चलेगा तो कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीकरण के द्वारा एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी के द्वारा आप सभी प्रकार की दैनिक गतिविधियों को करोगे। तो सबसे पहले ये भौतिक प्रक्रिया भी है, ये रासायनिक प्रक्रिया भी है, अर्थात यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भौतिक व रासायनिक दोनों। तो आपका पहले का आंसर रहेगा ग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आंसर सही हुआ होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, सिंपल प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए कंपटीशन वाले बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको भी ये वीडियो देखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूरे आपकी RBSE की किताबों में से बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं कि दूसरा प्रश्न अपन देखेंगे कि दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है यहाँ पर, मानव श्वसन की क्रियाविधि कितने चरणों में पूर्ण होती है। श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है। अभी मैंने पहले आपको बता दिया था कि एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के अंदर आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, तो ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया और CO2 को बाहर निकालने की क्रिया, ठीक है, दो चरणों में संपन्न होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आंसर ग, दो चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किण्वन प्रक्रिया कौन से श्वसन पर आधारित है। जो किण्वन होता है, फर्मेंटेशन, किण्वन, ठीक है, किण्वन की खोज किसने की थी, आपको मैंने बताया हुआ है लुई पास्चर ने सबसे पहले किण्वन की खोज की थी और इस लुई पास्चर ने ही सबसे पहले इस वायरस के रवे तैयार किए थे। तो ये अपन ने पढ़ रखा है। लुई पास्चर, किण्वन प्रक्रिया कौन से श्वसन पर आधारित है, ऑक्सी श्वसन पर आधारित है, अनॉक्सी श्वसन पर आधारित है, अनॉक्सी व ऑक्सीजन दोनों पर आधारित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ, आपका आंसर जल्दी से दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। ऑक्सी रहेगा, अनॉक्सी रहेगा, या दोनों रहेगा, या इसमें से कोई नहीं रहेगा। किण्वन एक प्रकार का अनॉक्सी श्वसन है। कई बार मैंने आपको बताया कि किण्वन एक प्रकार का अनॉक्सी श्वसन है। बिल्कुल आपका आंसर सही है, ख उत्तर रहेगा अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, किण्वन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किण्वन क्रिया के द्वारा ही शराब का निर्माण किया जाता है। जैसे जो भी भोज्य पदार्थ है, जैसे आप अंगूर है, जैसे गन्ना है, गन्ने के रस को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जाकर उसको क्रिया करवाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष प्रकार के जो कवक होंगे, जो विशेष प्रकार के जो यीस्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं किण्वन क्रिया के द्वारा कहीं ना कहीं अल्कोहल का निर्माण करेंगे। अपन ने पढ़ा था एक होता ऑक्सी श्वसन और एक होता अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। तो ये चीज़ अपन ने देखी हुई है। तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं, चौथा आपका प्रश्न है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, जो O2 व CO2 का विनिमय होता है वो कौन सी विधि व किसके द्वारा होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपका ऑक्सीजन व CO2 का जो विनिमय होता है, सबसे पहले विनिमय,
ठीक है। मैंने कहा था विनिमय कौन करती है, तो कूपिकाएं करती है, सबको पता है। ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय कौन करती है, कूपिकाएं। और कोरोना जैसे होता है ये कूपिकाएं क्या हो जाती है, पूरी पूरी भर जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने में समस्या होती है, जिसकी वजह से अंतिम रूप से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यदि समय रहते हुए उनको आप हॉस्पिटल लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर के ऊपर लगाकर उसको ऑक्सीजन दी जाती है। तब तक यदि वायरस खत्म हो जाते तो कूपिका खाली हो जाएगी और वापस व्यक्ति सही ठीक हो जाएगा। तो ये आपका है ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय कौन सी विधि द्वारा व किसके द्वारा होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए विकिरण, ठीक है, संवहन, विसरण या विसरण। तो पता होना चाहिए विकिरण, तो एक आपको पता होना चाहिए जो सूर्य की किरणें आती है वो विकिरण के द्वारा आती है, कूपिकाओं द्वारा। बिल्कुल कूपिका तो सही है, ठीक है, यहाँ पर कूपिकाएं भी सही है, यहाँ पर भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा विसरण और कूपिकाओं द्वारा। विधि कौन सी है, विसरण। मैंने कहा था जो पौधे होते हैं वो बाहर से CO2 को ग्रहण करते हैं, O2 को निकालते हैं, विसरण विधि। ठीक है, अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को निकालते हैं, विसरण विधि। ठीक है। सामान्यतः जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सुगंध होती है वो फैलती है, वो भी विसरण विधि के द्वारा। अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। तो यहाँ पर विसरण आएगा और कूपिकाओं के द्वारा। आपके शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं उसकी अंतिमतम जो इकाई होती है वो कूपिका होती है, और कूपिकाओं के चारों ओर रक्तवाहिनियाँ रहती है, रक्त केशिका रहती है, इसमें से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और अंदर से CO2 बाहर आएगी। ये पूरी क्रिया अपन ने कहा था श्वसन कहलाती है। तो चौथा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि सबका आंसर सही हुआ होगा। पांचवा प्रश्न अपन देखते हैं। जो आपका पांचवा प्रश्न है वो यहां पर है, पांचवा प्रश्न है फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है। ये NDA 2018 के अंदर पूछा गया था कि सबसे पहले फेफड़ों से होकर रक्त सबसे पहले ऑक्सीजन होकर कहाँ आता है। ठीक है, एक मिनट हो, यहाँ पर आपका जो पांचवा प्रश्न है फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन ने देखा था फेफड़े है, ऊपर से ऑक्सीजन आएगी, फेफड़ों के द्वारा ये जाएगा हृदय में। हृदय का कौन सा पार्ट, तो यहाँ से सीधा सीधा इस बाएं पार्ट में जाएगा, और बाएं पार्ट में सबसे ऊपर क्या, आलिंद या नीले, तो सबसे ऊपर क्या है, आलिंद। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाएं आलिंद के अंदर। आंसर क सही रहेगा, बाएं आलिंद के अंदर सबसे पहले। यहाँ यदि मैं प्रश्न आपको घुमा देता, फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर रक्त कहाँ आता है, यदि मैं ऐसे कर दूं कि ऊतकों के द्वारा अनऑक्सीकृत जो रक्त होता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका दायां आलिंद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कहाँ आएगा, बाएं आलिंद के अंदर, और बाएं आलिंद से बाएं नीली में। ठीक है, बाएं नीली से फिर जाएगा रक्त कोशिकाओं और ध्वनि के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों में जाएगा, फिर ऊतकों के द्वारा वापस आएगा आलिंद में, आलिंद से वापस नीली में, नीली से वापस फुफ्फुसी ध्वनि के द्वारा फेफड़ों में, फेफड़ों के द्वारा वापस ऑक्सीजनीकृत रक्त वापस कहाँ आएगा, इस हृदय के अंदर आएगा। तो ये अपन ने पांचवा प्रश्न देखा। उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सही हुआ होगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कल आपने थोड़ा सा लूज शेयर किया था, आज आपको शेयर करके बताना है कि कहीं ना कहीं आप गुरु जी का सपोर्ट करते हो। छठा प्रश्न अपन देखते हैं। छठा प्रश्न है, हमारे शरीर में वायु के प्रवाह के मार्ग का सही क्रम कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे शरीर में जो वायु का प्रवाह होता है, यानी कि जो आप ऑक्सीजन लेते हो उसके प्रवाह का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले नासा द्वार में जाता है, उसके द्वारा नासा गुहा में जाता है, उसके द्वारा घाटी में जाता है, उसके द्वारा ग्रसनी में जाता है, उसके द्वारा वायु कूपिकाओं में जाता है, उसके द्वारा श्वसनिकाओं में जाता है। क्या ये क्रम सही है, आपको इसमें विचार करना है, आपको इसमें सोचना है। ये प्रश्न आपने पढ़ा हुआ है, तो इसका पहला आप देखो, नासा द्वार, नासा गुहा, घाटी, जिसको आप एपिग्लोटिस कहते हो, घाटी कहते हैं, ग्रसनी, वायु कूपिका और श्वसनिका है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नासा द्वार, नासा गुहा, घाटी, श्वसनिया और वायु कूपिका। उसके अलावा वायु कूपिकाएं, नासा द्वार, नासा गुहा और घाटी। ठीक है, इसके अंदर आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले तीनों के अंदर देखोगे, आप इसको आप सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको इसमें गड़बड़ मिलेगी। सबसे पहले इसमें है नासा द्वार। ठीक है, नासा द्वार के बाद फिर जाएगा नासा गुहा, नासा गुहा के बाद जाएगा आंतरिक नासा गुहा, आंतरिक नासा गुहा के बाद जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद जाएगा घाटी में, घाटी के बाद जाएगा श्वास नली में, श्वास नली के बाद जाएगा श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं के बाद जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद जाएगा कूपिकाओं के अंदर। ये पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो सही आंसर घ रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबका सही होगा। थोड़ा सा वर्णन इसके बारे में लेकर आया हूँ, आप इसको देख लीजिए कि सबसे पहले इसका जो मार्ग है वो क्या है। वायु का मार्ग इस प्रकार है कि सबसे पहले कहाँ जाएगा, नासा द्वार,
पहला स्टेप आएगा नासा द्वार। सबसे पहले ऑक्सीजन नाक में जाएगी, नाक में क्या है, रो में, ठीक है। जो ऑक्सीजन के साथ में बाकी वाले जो भी वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के जो कण हैं उसको श्लेष्मा के द्वारा उसको पकड़ लिया जाएगा। शुद्ध ऑक्सीजन आपके कहाँ जाएगी, नासा गुहा में जाएगी, नाक की गुहा में जाएगी, फिर आंतरिक नासा छिद्र में जाएगी, फिर ग्रसनी, ये ग्रहणी नहीं है, ग्रहणी तो छोटी आंत का भाग है, ये ग्रसनी है, ग्रसनी में जाएगा। उसके बाद फिर जाएगा घाटी, ठीक है। उसके बाद श्वसनिया, उसके बाद श्वसनिकाय, ठीक है। श्वसनिकाय के बाद वायुकुपिका वाहिनी, ठीक है। वायुकुपिका वाहिनी के बाद वायुकुपिका कोश, और वायुकुपिका कोश के बाद लास्ट में वायुकुपिका। अंतिम रूप से वायुकुपिकाओं में जाएगी, और वायुकुपिकाओं के बाद फिर जाएगी आगे, यदि प्रोसेस आपको देखना है तो रक्त केशिकाएं, और रक्त केशिकाओं के द्वारा आपकी जो ऑक्सीजन है वो उस रक्त केशिकाओं के अंदर उपस्थित भोजन को तोड़ेगी और उसमें से CO2 बाहर निकलेगी। यदि प्रश्न आता है CO2 के बाहर निकलने का क्रम, तो इसका उल्टा आपको ध्यान रखना है, इसका उल्टा सबसे पहले वायुकुपिका को लेना है और अंतिम रूप से आपको नाक के द्वारा उसको बाहर निकालना है। कैसे भी प्रश्न करके आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन को लेने का क्रम या CO2 को निकालने का क्रम, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिया है, आप इसको वीडियो को रोक करके यहाँ से देख लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ से सीधे सीधी फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से कुपिकाओं में जाएगी और यहाँ से CO2 वापस बाहर आएगी। तो ये क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न आपके है, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है। सबका आंसर से होगा कि यहाँ 4600 ml है, क्या 3500 ml है, क्या 2300 ml है, या 5800 ml है। तो सबको पता है कि 5800 ml जो होता है वो फेफड़ों की कुल क्षमता है, और यदि आपको लीटर में इसको चेंज करोगे तो 5.8 लीटर, ठीक है। तो ये आपका 7वां प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, सबका सी हुआ होगा। 8वां प्रश्न अपन देखते हैं कि 8वां आपका प्रश्न है, ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करेगी उसको क्या कहते हैं, और CO2 बाहर निकलेगी उसको क्या कहते हैं। तो सबको पता है ऑक्सीजन जब अंदर प्रवेश करता है तो उसको क्या, निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। और बाहर निकलने वाले को अंतःश्वसन कहते हैं। अंदर प्रवेश करने वाले को निःश्वसन कहते हैं, बाहर निकलने वाले को निःश्वसन कहते हैं। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा है निःश्वसन उच्छ्वसन, ठीक है। फिर अंतःश्वसन 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 भी गलत है, निःश्वसन निःश्वसन भी गलत है। तो अब दो रह गए ऑप्शन, यहाँ पर दो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है निःश्वसन और अंतःश्वसन। निःश्वसन कह दो, अंतःश्वसन कह दो, एक ही बात है। यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंतःश्वसन कहलाता है, या इसी को निःश्वसन कहते हैं। तो सबसे पहला तो हो जाएगा निःश्वसन, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा उच्च शोषण। उच्च शोषण का मतलब होता है CO2 को बाहर निकालना, जिसके अंदर फेफड़ों के अंदर कैसे परिवर्तन होता है, डायाफ्राम कैसे नीचे जाता है, फेफड़े संकुचित होते हैं, आयतन क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशु का जो पंजर होता है यानी कि जो आपकी पसलियाँ होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी को आपको ध्यान रखना है। सभी चीज़ें अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस की थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊँगा। आज के लिए जो प्रश्न हैं वो छोटे छोटे प्रश्न इसको देख लेते हैं। कल के लिए वापस आपके आगे का जो अंतःश्वसन और निःश्वसन से संबंधित प्रश्न होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। हर बार प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां आपका जो प्रश्न है वो है, वक्ष गुहा को उदरीय गुहा से पृथक करने वाला भाग कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड के अंदर 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है कि जो आपकी वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा को उदरीय गुहा यानी कि जो आपका पेट का भाग है और ऊपर सीने का जो पार्ट है उसके बीच का पार्ट क्या कहलाता है, अग्नाशय कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, यकृत कहलाता है, या तनुपट कहलाता है, जिसको अपन डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है, डायाफ्राम कहते हैं। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो मैं क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल 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 आप सही जा रहे हो, ठीक है, जो भी है बिल्कुल सभी सही जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा, यानी कि तनुपट आपका सही उत्तर रहेगा। जो डायाफ्राम होता है वो ऊपर वक्ष गुहा और नीचे उदरीय गुहा के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, जो अंतःश्वसन और उच्च श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बार गुबंदाकार हो जाता है तो एक बार वापस ये पुनः अपनी उसी अवस्था के अंदर आ जाता है, जिसके आकार में परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर निकलती है, जिसके कारण फेफड़ों के आयतन में और क्षेत्रफल में परिवर्तन होता रहता है और कहीं ना कहीं ये आपके श्वसन के अंदर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न है, ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा, आज आपको कमेंट के अंदर बताना कि आज का वीडियो कैसा रहा। यदि अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। आपका सजेशन मेरे को कहीं ना कहीं अच्छी और लेके जाता है, तो आप आज ज़रूर अपना कमेंट दें,
इसके अंदर कमेंट नहीं देते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट करके बता दीजिए कि गुरुजी अभी भी इस वीडियो के अंदर ये कमी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न जो आपका है वो आपका लास्ट प्रश्न है, वायु कुपिकाओं की भित्ति कौन सी उपकला द्वारा निर्मित होती है। वायु कुपिकाओं की जो भित्ति होती है वो कौन सी उपकला द्वारा निर्मित होती है। ये उपकला अपन ने देखी थी, ठीक है, पहले भी आया था। वायु कुपिका की जो भित्ति होती है, जैसे अपन ने ग्रसनी के अंदर देखा था, सॉरी गर्सिका के अंदर देखा था, उस गर्सिका के अंदर देखा था कि उसके अंदर भी एक उपकला होती है और वही के वही उपकला कुपिका के अंदर होती है। वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप पढ़ती हो तब आपस में इंटरलिंक करके पढ़ो ताकि आपको आगे चलकर कहीं कोई समस्या नहीं आए, सभी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर एकदम स्थायी बनी रहे, कहीं आपके कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। यदि आपको कन्फ्यूजन लगता है तो उस कन्फ्यूजन को कहीं किसी गुरुजी से पूछकर कन्फ्यूजन को दूर कर लो। कभी भी दिमाग के अंदर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। वायु कुपिकाओं की भित्ति कौन सी उपकला की बनी होती है। स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, घनाकार की बनी होती है, संयोजी की बनी होती है या सल की उपकला। तो बिल्कुल 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 सबका आंसर सही है, सब बिल्कुल करेक्ट जा रहा है ग। आज मैं उम्मीद करता हूं कि सबके 10 में से 10 आए होंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका कर्तव्य बनता है कि आपके लिए गुरुजी इतनी मेहनत करे तो आप भी क्यों ना थोड़ी मेहनत करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही खूब। थैंक्स अलॉट, नेक्स्ट मिलते हैं।